हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पंचसूत्रा सेकंड टेस्ट का। तो पहले मैं हिस्ट्री और एंड कल्चर अर्थात इतिहास और संस्कृति जो सेक्शन है उसके जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करूंगा। उसके बाद अन्य प्रश्नों पर चर्चा होगी जो कि हमारे मोबिन सर करेंगे। तो 15 प्रश्न हैं जो जिन पर मेरा डिस्कशन रहेगा, 21 से 30 और 81 से 85 तक। 21वां प्रश्न यह है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में एक लोक थिएटर रूप है। इसे भारत का सबसे प्राचीन लोक नाट्य रूप माना जाता है। इस थिएटर की दो महत्वपूर्ण शैलियां हैं, रोहतक और हाथरस। नौटंकी और तमाशा की उत्पत्ति इसी लोक नृत्य रंगमंच से हुई है। अर्थात यहाँ एक पैराग्राफ दिया गया है। आपको इस परिच्छेद या पैराग्राफ को देखकर ये जानना है कि जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उनमें से किससे ये संबंधित है। ये फोक थिएटर यानी लोकमंच या लोक नाट्य के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो और ऐसा कह रहा है कि जिस लोक रंगमंच के बारे में बात हो रही है वो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मालवा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत पॉपुलर है। और इसकी दो महत्वपूर्ण शैलियाँ जो से जुड़ी हैं वो रोहतक और हाथरस से जुड़ी हुई हैं। नौटंकी और तमाशा नाम का जो फोक थिएटर यानी लोक रंगमंच है वो इससे ही उसकी उत्पत्ति हुई है। तो उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस लोक रंगमंच का उल्लेख किया गया है। भवाई जो है एक तरह से फोक थिएटर है, लोक रंगमंच है। कहाँ का? गुजरात का। भवाई भावना शब्द से आया है, तो उसमें इमोशंस, भावनाओं का काफ़ी ज़्यादा एक अंश रहता है। यात्रा शब्द से आया है। चैतन्य महाप्रभु ने इसको बहुत पॉपुलर बनाया, बंगाल में ये पाया जाता है। ये फोक थिएटर का भी फॉर्म है। ये साथ साथ में कहना चाहिए लोक गीत से भी संबंधित है, धार्मिक भजनों से भी संबंधित है। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ चलते हुए भजन आदि कीर्तन करते हुए निकलते थे और उसी चलते हुए परिदृश्य में कई बार लोक रंगमंच की शैली को अपनाते हुए भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित झांकियों को दिखाया जाता था नाट्य रूप में, तो उसे यात्रा कहा जाता है। स्वांग जो है सही उत्तर है। स्वांग से ही नौटंकी और तमाशा निकले हैं। स्वांग का मतलब ही होता है टू एक्ट, टू इनैक्ट, यानी नाटक करना या ड्रामा करना, ठीक है ना। तो कई बार हम कह देते हैं क्यों ड्रामा कर रहे हो, स्वांग कर रहे हो, तो उसका मतलब यही है कि हम एक्टिंग की बात कर रहे हैं। मंच जो है ये मंच शब्द से आता है और ये जो लोक रंगमंच है ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसमें भी क्या कहते हैं म्यूज़िक का इस्तेमाल होता है, उस म्यूज़िक को रंगत कहा जाता है, ठीक है। तो 21वें प्रश्न का उत्तर होगा स्वांग, यानी सी इज द आंसर। अब 22वें प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर पेयर्स दिए गए हैं, युग्म दिए गए हैं। आप एक तरफ पुरातत्व स्थल आर्कियोलॉजिकल साइट्स बताई गई हैं, दूसरी तरफ उनके राज्य जहाँ पर वो स्थित हैं उनके नाम बताए गए हैं। अब आपको देखना है कि ये सही तरीके से, मतलब जो ये पुरातत्व स्थल है इनके सामने जो राज्यों के नाम दिए गए हैं वो सही हैं या नहीं हैं। ऊपर दिए गए युग्मों में पेयर्स में से कितने सही सुमेलित हैं, कितने सही तरह से मेल किए गए हैं, तो आपको इनमें से एक उत्तर चुनना है। तो धामनार का ऐतिहासिक समूह मध्य प्रदेश में है, जी बिल्कुल ठीक है, और ये धर्मराजेश्वर मंदिर से संबंधित है। भोजेश्वर महादेव मंदिर ये जो है राजा भोज ने बनवाया था। उन्होंने भोपाल की भी स्थापना की थी, इस अर्थात वो भी मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में नहीं। खूनी भंडारा भी एक कॉम्प्लेक्स है मंदिरों का। ये जो है मंदिरों का कॉम्प्लेक्स नहीं, सॉरी, ये अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जमीन के नीचे जो पानी को संचालन करने की व्यवस्था है उससे संबंधित है। ये मुगल काल में तैयार हुआ, लेकिन इसका भी लोकेशन, स्थिति इसकी जो है वो मध्य प्रदेश में है। रामनगर के गोंड स्मारक मांडला नाम के एक जिले में है और इसमें 4-5 जो है महत्वपूर्ण स्मारक हैं। ये राजस्थान में ना होकर मध्य प्रदेश में है, अर्थात ये जितने भी पुरातत्व स्थल हैं ये सब मध्य प्रदेश में है। इसका मतलब इन युग्मों में से कितने सही हुए? ये तीनों नीचे वाले गलत हैं, 2, 3, 4, पहला ही ठीक है। तो उत्तर हुआ केवल एक, यानी ए, ठीक है। ज़्यादा व्याख्या चाहिए, व्याख्या आपको लिखित रूप में दी जाएगी, तो उसको आप पढ़ें
आपका जो नॉलेज है वो और एनहेंस होगी। अब आगे बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन, 23वां प्रश्न, साहित्य अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साहित्य अकादमी क्या है? साहित्य से संबंधित है। इसकी 1954 में स्थापना हुई। तमाम भाषा और उससे संबंधित संस्कृतियों, उनसे भाषा में जो साहित्य अलग अलग भाषाओं में, वो उनको बढ़ावा देने के लिए। तो इससे संबंधित दो यहाँ पर स्टेटमेंट, कथन दिए गए हैं और हमें देखना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ठीक है इसमें। तो पहला कथन साहित्य अकादमी से संबंधित ये है, यह एक स्वायत्त निकाय है जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। मतलब एक ऑटोनोमस यूनिट है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फंड करती है। क्या ये ठीक है? ये गलत है। बाकी सब तो ठीक है, ये शिक्षा शब्द जो है वो ठीक नहीं है। शिक्षा की जगह यहाँ पर कल्चर, संस्कृति मंत्रालय होता तो ठीक रहता। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फंड करती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। यह केवल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियों को संचालित करता है। साहित्य अकादमी उन सभी भाषाओं को संचालित करता है या बढ़ावा देता है जो 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई हैं, लेकिन केवल उन्हीं भाषाओं को नहीं करता। उसके अलावा, तो ये केवल शब्द थोड़ा इस सेंटेंस को गलत कर देता है, इस स्टेटमेंट को, इस कथन को। इसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में भी साहित्य जो है उसको बढ़ावा देता है साहित्य अकादमी। तो ये भी जो है फैक्चुअली गलत हो जाता है स्टेटमेंट, ये कथन। तो दोनों ही कथन गलत हैं। उत्तर क्या होगा? न तो एक ना ही दो सही है, कोई भी सही नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? कोई भी सही नहीं है। ठीक है, आंसर हो गया डी। अब हम चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वें प्रश्न में युग्म पेयर दिए गए हैं। एक तरफ पेंटिंग से संबंधित कुछ साइट्स लोकेशन बताई गई हैं, है ना, कोई मंदिर का नाम दिया गया है, किसी गुफा का नाम दिया गया है, और दूसरी तरफ जिस राज्यों में वो स्थित हैं उनका नाम दिया गया है। अब हमें पहचानना है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, है ना, कि ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। ये कितने सही सुमेलित हैं कि जो जगह बताई गई है वहीं पर ये स्थित हैं या कहीं और स्थित हैं, उन्हीं राज्यों में है कि नहीं है। लेपाक्षी पेंटिंग्स, लेपाक्षी मंदिर है जिसकी स्थापना विजयनगर राज्य के काल में हुई और ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये सही तरह से मिलित है, सुमेलित है। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर एक जिला है, वहाँ पर लेपाक्षी पेंटिंग्स लेपाक्षी मंदिर में पाई जाती हैं, उसकी सीलिंग पे यानी छत पे और दीवारों पर। ठीक है। उसके बाद आता है सित्तनवासल गुफा चित्र। सित्तनवासल गुफाएं आपने कहीं ना कहीं अवश्य पढ़ी होंगी और आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं भुवनेश्वर के पास उड़ीसा में हैं। सित्तनवासल नाम की जो गुफाएं हैं जहाँ पर पेंटिंग्स भी मिलती हैं वो पुदुकोट्टई नाम के एक जिले में है जो कि तमिलनाडु में है। तो जो दूसरा युग्म है ये गलत हो जाता है। अरमामलाई गुफा चित्र, अरमामलाई नाम की जो गुफाएं हैं और में जो पेंटिंग्स मिलती हैं वो वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है। वेल्लोर जो जिला है वो तमिलनाडु में है। तो तीसरा सही तरह से तो 1 और 3 सुमेलित हैं, दूसरा गलत है। चौथा जोगीमारा गुफा चित्र छत्तीसगढ़। देखिए प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक काल की जो कला है, पेंटिंग्स हैं, चित्रकला है, वो भीमबेटका में भी मिलती हैं और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में भी मिलती हैं। छत्तीसगढ़ में जोगीमारा गुफाओं में इस तरह की पेंटिंग्स मिलती हैं, तो ये ठीक है। जोगीमारा छत्तीसगढ़ के सुरगुजा जिले में स्थित गुफाएं हैं। तो हम क्या कहेंगे, ऊपर दिए गए युग्मों से कितने सही हैं? 2 को छोड़कर बाकी सभी सही है, 1, 3 और 4। तो हम कहेंगे केवल 3। उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है। अब हम चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। सीधा साधा प्रश्न है, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से पहचानना है कौन सा सही है। प्राचीन भारत के संदर्भ में बलि, ये बाली नहीं है, ये बलि पढ़ा जाएगा। बलि, भाग और शुल्क शब्द का तात्पर्य क्या है? इनको ठीक पढ़ें, बलि, भाग और शुल्क। इन शब्दों को सुनने के बाद तुरंत आपके दिमाग में कुछ मतलब खोलना चाहिए। बलि एक तरह का कर था, एक टैक्स था। पहले तो ये वॉलंटरी ऑफरिंग थी, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से ऋग्वैदिक काल में जो एक ट्राइब, जन के जो लोग होते थे, जनजाति के लोग होते थे, जन के लोग होते थे, वो अपने चुने हुए राजा यानी राजन को दिया करते थे उसके जीवन यापन के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब मोनार्की, राजशाही का स्थापना हुई तो ये एक कंपलसरी टैक्स बन गया। बलि एक मतलब कर का ही प्रकार है। भाग
जो है वो भी कर का प्रकार है। लैंड रेवेन्यू का एक सिस्टम फॉर्म था, यानी जितना खेती जमीन पर, उपजाऊ जमीन पर जो कुछ पैदावार हो रही है उसका एक हिस्सा राज्य या राजा लेता था, उसको भाग कहा जाता था। ये 1/6 होता था मौर्य काल में, 1/6 से 1/4 तक होता था गुप्त काल में। फिर आता था शुल्क। शुल्क एक तरह से टैक्स है जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर लगता था। जो सामान वस्तुएं बना पूरी तरह से तैयार हो गई हैं, उनका जब मूवमेंट होता था एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाती थी, तो जब एक बेचने के लिए ले जाया जा रहा है तब उन पर कर लगता था, उसको शुल्क कहा जाता था। तो बलि, भाग और शुल्क नियमित सम्मान और करों का रूप है। नियमित नहीं, निर्मित शब्द होगा। निर्मित सामान और करों का रूप हैं। तो पहला ही ऑप्शन सही है, ए आंसर है इसका। ठीक है। जनजाति सभाओं का स्वरूप, जनजाति का सभाओं का उदाहरण है तो सभा और समिति का नाम आपने सुना होगा, वो उदाहरण होंगी, बलि, भाग और शुल्क नहीं। अल्प विकसित सेना का प्रकार, वो भी नहीं है। यज्ञ बलि के प्रकार, यज्ञ के नाम आपने सुने होंगे, वो थे वैदिक काल में और बाद में भी राजसूय या फिर अश्वमेध और वाजपेयी। ठीक है। तो सही उत्तर ए है प्रश्न 25 का। अब चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। ये चोल साम्राज्य से संबंधित है, यानी अर्ली मिडाइवल पीरियड, उत्तर मध्यावधि मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित है। ठीक है। तो चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 3 कथन प्रस्तुत किए गए हैं। आपको ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं ये पहचानना है। तो पहला कथन क्या कह रहा है? चोल के अधीन भू राजस्व विभाग को, यानी लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो था चोलों के अधीन, उसको क्या कहते थे? पुरवुवारी तिनक्कलम के नाम से जाना जाता था। ये सही है। ये तमिल में शब्द, क्लासिकल तमिल में शब्द इस्तेमाल होता था। उत्तर मेरूर शिलालेख, यानी उत्तर मेरूर रॉक इंस्क्रिप्शन, इसको जो है परंतक नाम के एक चोल राजा ने इशू किया था। ग्राम समितियों के चुनाव का विवरण देता है। क्या ये शिलालेख ऐसा करता है? जी बिल्कुल ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो बात आती है वो चोल साम्राज्य से हमें बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। ग्रामीण स्तर पर डिसेंट्रलाइजेशन था, विकेंद्रीकरण हुआ था और ग्रामीण स्तर पर कई समितियां होती थी, उनमें चुनाव होते थे। वो चुने हुए जो सदस्य होते थे वो गांव के स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की देखभाल करते थे। तो ये भी ठीक है। पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन ठीक है। तीसरा, चोल समाज में जाति का विभाजन इदंगई और वदंगई में था, यानी 2 मुख्य समूह थे जाति के आधार पर, इदंगई और विदंगई। क्या ये सही है? जी हाँ, ये ठीक है। आज भी इस तरह का ब्रॉड डिवीजन हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, ब्राह्मणिकल और नॉन ब्राह्मणिकल ग्रुप्स के रूप में। तो तीनों ही कथन सही हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से सभी 3 ठीक हैं। उत्तर हो जाएगा सी। ज़्यादा व्याख्या के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप जो रिटन मटेरियल आपको मिलेगा, लिखित जो सामग्री मिलेगी उसे देख लें। ठीक है। अब चलते हैं 27वें प्रश्न की ओर। 27वें प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं और हमें पहचानना है, ये गणराज्यों या गणसंघ से संबंधित है। हमें पहचानना है कि ये ठीक है और क्या इनमें कोई संबंध है कि नहीं। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है? गण संघों में शासन की एक कुलीन तंत्रीय व्यवस्था थी। यानी गणसंघ क्या है? एक रिपब्लिकन सिस्टम जिसमें कि अलग अलग वंशों के जो सबसे क्या कहना चाहिए सीनियर लोग हैं, उनको राजा कहा जाता था, वो मिलके जो है पूरे राज्य का कार्यभार संभालते थे। यानी मोनार्की नहीं थी, एक राजा नहीं था, है ना। कई लोग मिलके काम करते थे, उसी को मतलब अलग अलग कुलों के लोग थे, इसलिए कुलीन तंत्र या ओलिगार्किक सिस्टम या व्यवस्था कहते हैं इसको। ठीक है ना। तो गण संघों में शासन की एक कुलीन तंत्रीय व्यवस्था थी, ये सही कथन है। कथन दूसरा क्या कह रहा है? गणसंघ का प्रशासन एक निर्वाचित राजा द्वारा बड़ी परिषदों या सभाओं की मदद से चलाया जाता था। यानी कहने का मतलब है अलग अलग वंशों के, राजवंशों के, कुलों के जो है लोग इकट्ठे होते थे, उनके मुखिया, और ये एक सभा बनाते थे। इन सब में एक फर्स्ट एमंग इक्वल्स, एक राजा को निर्वाचित किया जाता था, इलेक्ट किया जाता था और वो तंत्र चलाता था। ऐसा एक उदाहरण है वज्जी संघ का। वज्जी में एक कई वंश थे या कुल थे, उनमें एक कुल था ज्ञात्रिका, जिससे कि महावीर जैन खुद आते थे। उनके मामा चेतक जो है वज्जी के राजा थे। तो हम कह सकते हैं कि वो निर्वाचित राजा थे और बड़ी सभा की मदद से वो उस राज्य को चलाते थे। यहाँ मोनार्की नहीं थी, एक राजा के द्वारा चलाई जाने व्यवस्था
नहीं थी, ठीक है ना। तो ये भी ठीक है, कथन पहला सही, दूसरा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और जो दूसरा है वो कहीं ना कहीं जो है पहले की व्याख्या कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, तो ए ही इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 का जो उत्तर है वो है ए, ठीक है। अब चलते हैं 28वें प्रश्न की ओर। 28वां जो प्रश्न है ये मध्यकालीन भारत से संबंधित है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था दिल्ली सल्तनत का। 1206 से 1210 तक उसने शासन किया और शौगन या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण चोट लगी और मृत्यु हो गई, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाख बख्श की उपाधि अर्जित की। इनको लाख बख्श कहा जाता था, ये बात सही है, क्योंकि कहते हैं कि ये ही वॉज जेनरस, मतलब कहना चाहिए ये खुले दिल के व्यक्ति थे, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते थे। खासकर ये बात ध्यान रखने वाली है, कौन से गरीब और ज़रूरतमंद लोग? जो मुस्लिम समुदाय से आते थे, उनकी बात हो रही है। तो लाख बख्श इनका को एक टाइटल मिला था, उपाधि मिली थी। कथन 1 ठीक है। कथन 2, लाख बख्श उन लोगों के लिए दिया गया शब्द था, मतलब उन लोगों को टाइटल या उपाधि दी जाती थी जो अपनी सैन्यवादी और साम्राज्यवादी विशेषताओं के लिए जाने जाते थे। इसका सैन्यवाद या साम्राज्यवाद से कोई लेना देना नहीं है। लाख बख्श मतलब गिवर ऑफ लैक्स, जो लाखों में पैसा देता हो, लोगों की मदद करता हो आर्थिक तौर पर, उसके लिए लाख बख्श शब्द का प्रयोग किया गया। तो कथन 2 गलत है, कथन 1 सही है। उत्तर क्या होगा? उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 गलत है। सी इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे 29वां प्रश्न। ये 4-5 पॉइंट दिए गए हैं और आपको उन पर विचार करना है। निम्नलिखित पर विचार करें। क्या विचार करना है? ऊपर दिए गए कितने कारणों, ये कारण है किस चीज के, कारणों से आंग्ल मराठा युद्धों में मराठों की हार हुई। मतलब आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए, एंग्लो मराठा वॉर्स हुए, और पहला किसी निर्णय पे नहीं पहुंचा, सलवाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। दूसरे में जो अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, होलकर, सिंधिया और भोसले के अपना प्रभाव उनके ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उनको ये अच्छा नहीं लगा, तो वो अंग्रेज़ों के पास चले गए। जो बॉम्बे सरकार थी, मुंबई सरकार थी अंग्रेज़ों की, वहाँ पर उनसे उन्होंने मदद मांगी और वहाँ पर उन्होंने सब्सिडी अलायंस की ट्रीटी साइन कर ली। ट्रीटी ऑफ बेजाइन कहते हैं उसको, बेजाइन की संधि, ठीक है ना। तो मराठों की शक्ति क्षीण हुई उस दौरान, क्योंकि जो मराठा वंश, राजवंश, जैसे भोसले, सिंधिया, होलकर इस चीज़ को नापसंद करते हैं, वो अंग्रेज़ों से युद्ध करते हैं, लेकिन अंग्रेज उनको हरा देते हैं। तीसरे में तो मराठा शक्ति का पूरा समापन हो गया, जो कि 1817 से 1818 के बीच हुआ, ठीक है। तो मराठों की हार अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए इन 3 युद्धों में अंततः हो गई। क्यों हो गई? ये कारण है क्या, ये देखना है हमें। पहला, धार्मिक राष्ट्रीय आंदोलन। ये कारण नहीं हो सकता, क्योंकि धार्मिक राष्ट्रीय आंदोलन ने तो मराठों को एक किया था और उनकी शक्ति को बढ़ाया था, ठीक है ना। और ये उस समय लागू नहीं होता जब वो अंग्रेजों से युद्ध कर रहे थे। दूसरा, मराठा सरदारों में फूट। ये ठीक है, मराठा सरदार, आप देखेंगे मराठा कॉन्फेडरेसी बन गई। पहले पेशवा एक शक्ति हुआ करता था जो सारे मराठों को बांध के रखता था, मराठा सरदारों को भी। लेकिन धीरे धीरे कुछ मराठा सरदारों या मराठा वंश राज्य कुलों का जो है शक्ति बढ़ गई और उन्होंने अपने राज्य बना लिए। जैसे, पर वो पेशवा को फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, मतलब एक प्रथम मानते थे, बट अपने आप में स्वतंत्र थे। वो कौन थे? भोसले राजवंश, फिर गायकवाड़, फिर होलकर, और उसके बाद सिंधिया। सिंधिया ग्वालियर से राज कर रहे थे, ठीक है, और पुणे से पेशवा राज कर रहे थे। तो मराठा सरदारों में कहीं ना कहीं अनबन होती रहती थी और वो उनकी शक्ति को छीन कर रहा था। अंग्रेज उसका फायदा भी उठाने की कोशिश करते थे और उसमें दखलंदाजी भी करते थे। पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ वो इसी कारण हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने दखलंदाजी की। और आपस में भी इनके मन उठाव हो जाता था कई बार, और पेशवा पर भी अपना प्रभाव, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक कारण बना जिसकी वजह से
अंग्रेजों के खिलाफ मराठाओं को हार का मुंह देखना पड़ा। तो दूसरा कारण सही है, पहला नहीं है। तीसरा, कमजोर आर्थिक रणनीति। ये बात सही है, मराठाओं का राज्य देखा जाए तो कैसा बन गया था, ये वॉर सिस्टम बन गया था, जहाँ पर युद्ध के जरिए ये अपनी शक्ति बढ़ाते थे, लेकिन आर्थिक रणनीति पर ध्यान नहीं दिया। दूरगामी जो लॉन्ग टर्म या लॉन्ग लास्टिंग या फिर एक्सटर्नल बहामा जो ट्रेड व्यापार है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत और पुराने सिस्टम को ही फॉलो कर रहे थे मराठा। उन्होंने नई कर व्यवस्था आदि, कर व्यवस्था में जो सुधार हैं वो सब नहीं किए। तो कमज़ोर आर्थिक रणनीति के कारण उन्हें और जगहों पर भी कमजोरी का सामना करना पड़ा। तो ये एक कारण है या हो सकता है आंग्ल मराठा युद्धों में मराठों की हार का। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। चौथा, सेना में केवल तोपखाने तथा घुड़सवार सेना का प्रयोग। तोपखाने यानी आर्टिलरी का प्रयोग करने की कोशिश की मराठाओं ने, बहुत सफल नहीं हुए। घुड़सवार में तो अच्छे थे, लेकिन ये मेन कारण नहीं है उनके हारने का। मेन कारण ये दो ही है, मराठा सरदारों में फूट और कमजोर आर्थिक रणनीति। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न जो 29 है उसका उत्तर होगा केवल दो और 3 सही कारण हैं, 1 और 4 गलत है। तो ए इसका उत्तर हो जाता है। अधिक व्याख्या के लिए आपको जो मटेरियल मिलेगा वो देख लें। अब 30वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से संबंधित हैं, और आपको पहचानना है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही हैं। दोनों सही हैं, एक सही है, एक भी नहीं। पहला कथन देखते हैं। 1929 की लाहौर कांग्रेस अधिवेशन ने सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC को अधिकृत किया था। क्या ये ठीक है? ये कथन ठीक है। 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की और कांग्रेस वर्किंग कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है उसको शुरू करे, उसको लीड करे, जिसमें कि गांधी जी की लीडरशिप में होगा। गांधी जी जो है उसका नेतृत्व करेंगे। तो ये ठीक है। यहीं पर पूर्ण स्वराज्य से संबंधित रिजोल्यूशन भी पास हुआ था, प्रस्ताव पास हुआ था। दूसरा कथन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन में बड़ी संख्या में औद्योगिक श्रमिकों और गरीब किसानों की भागीदारी देखी गई। औद्योगिक श्रमिकों की बात करें तो नागपुर क्षेत्र में इनकी थोड़ी बहुत भागीदारी देखी गई, बाकी हिस्सों में भारत के नहीं देखी गई। गरीब किसानों ने कम भाग लिया, बड़े जमींदारों और बड़े किसानों ने ज़्यादा भाग लिया, वो भी उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में, पूरे भारत में नहीं। ठीक है ना? कोई बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बड़ी संख्या में औद्योगिक श्रमिकों और गरीब किसानों की भागीदारी नहीं थी। वुमेन, औरतें, उसके बाद अमीर किसान, व्यापारी और आम व्यक्ति, इन लोगों ने ज़्यादा जो है बड़ी संख्या में भाग लिया। तो दूसरा कथन गलत है, पहला ठीक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक। ए राइट आंसर होगा इसका। बी जो बाकी सब जो है गलत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 81वें प्रश्न की ओर। 5 बिंदु पॉइंट दिए गए हैं, आपको इन पे विचार करना है। किसके संबंध में, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? 1943 में बंगाल के अकाल, मतलब ग्रेट फेमिन ऑफ बंगाल 1943, बंगाल में 1943 में जो अकाल पड़ा उसके संबंध में बात की जा रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है। 1943 में बंगाल के अकाल के लिए उपरोक्त में से कितने कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? अर्थात आपको ये पहचानना है कि ये जो 5 कारण बताए गए, क्या ये ठीक हैं, कितने ठीक हैं? जब बात की जाती है कितने कारण हो सकते हैं, इनमें से 1943 में बंगाल के अकाल के लिए जिम्मेदार। तो देखते हैं। बंगाल में फसलों की लगातार विफलता में मुख्यतः गेहूं जैसी फसल का अत्यधिक प्रभावित होना, क्या ये ठीक है? निश्चित ही अकाल का एक कारण होता है खाद्य फसलों में कमी आना। तो बट यहाँ पर पेच क्या है? गेहूं शब्द की जगह अगर ये चावल, धान होता तो ठीक माना जाता। बंगाल की तरफ गेहूं नहीं, चावल ज़्यादा होता है, स्टेपल फूड चावल है। तो बंगाल में फसलों की लगातार विफलता में मुख्यतः चावल या गेहूं जैसी फसल का अत्यधिक प्रभावित होना, अगर ये लिखा होता तो ठीक होता। तो ये कारण नहीं था, ये कारण तब ठीक होता जब यहाँ धान लिखा होता। चक्रवात एवं अतिवृष्टि, ज़्यादा बारिश होना या साइक्लोन आने, ये ठीक है। इसकी वजह से जो है वहाँ के फसलों पर, जीवन यापन पर असर पड़ा और उसने कहीं ना कहीं
बंगाल का जो अकाल है उसमें एक भूमिका निभाई। वर्मा पर जापान का कब्जा, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, जापान का म्यांमार या बर्मा पर कब्जा हो गया। उससे क्या हुआ, वहाँ से जो इंपोर्ट हो सकते थे चावल आदि खाद्य सामग्री वो नहीं हो पाई, और उसने भी बंगाल में अकाल जैसी स्थितियों को बढ़ावा दिया। तो ये कारण हो सकता है। तो 2 और 3 ठीक लग रहे हैं, पहला गलत है। चौथा, नील और अफीम जैसी नकदी फसलों को बढ़ावा देना। नकदी फसलों यानी कैश क्रॉप्स को जो बढ़ावा दिया गया, तो कहीं ना कहीं फूड क्रॉप्स जो खाद्यान्न या खाद्य से संबंधित फसलें हैं उनके उत्पादन में कमी आई, और इसने भी एक योगदान दिया। ये भी एक कारण बना बंगाल में अकाल का। तो ये ठीक है। चौथा, ब्रिटेन को खाद्यान्न निर्यात, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा है, बहुत सारे खाद्य पदार्थ खासकर अन्न जो है भारत से ब्रिटेन, और जहाँ जहाँ ब्रिटेन की आर्मी दूसरे विश्व युद्ध में लड़ रही थी, फौज उनकी, वहाँ भेजा गया। तो भारत में इससे क्या हुआ, खाद्यान्नों की कमी हुई और महंगाई भी बढ़ी। तो ये भी एक कारण हो सकता है। करीब 30 लाख लोग इस अकाल में मारे गए। तो पहले को छोड़कर बाकी सभी कारण सही लगते हैं। जो किसके लिए, 1943 में बंगाल के अकाल के लिए। तो 2, 3, 4, 5 सही है। तो कितने कारण ठीक हैं इनमें से? 1943 में बंगाल के अकाल के लिए उपरोक्त में से कितने कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो हमारा उत्तर होगा केवल 4। एक को छोड़कर बाकी 4 ठीक है। सी जो है 81वें प्रश्न का उत्तर सही उत्तर है। ठीक है, अब हम चलते हैं 82वें प्रश्न की ओर। ये जो प्रश्न है ये संबंधित है किससे? सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला से। 1944 में जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद बढ़ गए और जिन्ना और गांधी के बीच वार्तालाप को संभव बनाने के लिए सी राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला दिया। तो उससे संबंधित ये कथन है, आपको जानना है कि ये ठीक है कि नहीं है। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला के उद्देश्यों के संबंध में उपरोक्त में से कितने सही हैं? इनमें से चारों में से कितने कथन सही हैं? चारों सही हैं, एक सही है, 2 सही है, ये देखना है हमें। तो चलो पढ़ते हैं, फिर पता करते हैं। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सहयोग से केंद्र में एक अस्थायी सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट का गठन, ये सही है। ये प्रस्तावित किया गया था सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला में। दूसरा, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का, जो पंजाब और बंगाल और इन इलाकों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, तो उस पर कहा गया मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का सीमांकन करने और अलग राष्ट्र बनाने या ना बनाने पर जनमत संग्रह कराने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। ये राजगोपालाचारी ने कहा था, लेकिन जिन्ना ने इसका सख्त विरोध किया। उन्होंने कहा समिति का अगर गठन होगा भी तो जो है जब रेफरेंडम होगा, प्लेबिसाइड होगा, तो उसमें मुस्लिम लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे, सारी आबादी पार्टिसिपेट नहीं करेगी कि पार्टीशन यानी विभाजन का समर्थन कर रहा है या नहीं। विभाजन की स्थिति में रक्षा, संचार और व्यापार की सुरक्षा के लिए आपसी समझौते किए जाएंगे। यानी एक लूज करने वीक सेंटर होगा, यूनियन गवर्नमेंट होगी, जिसके पास रक्षा, संचार और व्यापार जैसे मुद्दे होंगे। बाकी सब पर पाकिस्तान और भारत अगर अलग अलग देश बनते हैं तो उनके बाकी सब पर सरकारों का स्वतंत्र होगा विषयों पर। ठीक है, तो ये भी ठीक है। राजगोपालाचारी फॉर्मूला में ये भी एक उद्देश्य यहाँ बताया गया था, ये प्रस्ताव दिया गया था। चौथा है, सभी भारतीय सदस्यों वाली एक नई कार्यकारिणी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें मुसलमानों और अन्य धार्मिक समूहों के लिए अलग प्रतिनिधित्व शामिल है। मतलब सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होगा मुस्लिम्स और दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स के लिए, ऐसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी। ये प्रस्ताव नहीं दिया था सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला में। ये प्रस्ताव दिया गया था पहली बार कुछ इस तरह का प्रस्ताव अगस्त ऑफर में लॉर्ड लिलिथगो द्वारा। कृष्ण मिशन में भी इस तरह की बात की गई थी, कैबिनेट मिशन प्लान में भी ये बात थी, और बाइबल प्लान में भी इस तरह की बात की गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान में नहीं, बाइबल प्लान में खास करके बात की गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान में तो फाइनली कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली, संवैधानिक सभा के बारे में बात कर दी गई थी। वो एक तरह से उद्घोषणा थी भारत की स्वतंत्रता की। मतलब ये सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला से संबंधित नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कथन ठीक है। चौथा सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला के उद्देश्यों के संबंध में ठीक नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला के उद्देश्यों के संबंध में उपरोक्त में से कितने सही हैं? हम कहेंगे 3, केवल 3, अर्थात सी जो है उत्तर है 82वें प्रश्न का।
अब चलते हैं 83वें प्रश्न की ओर। 83rd क्वेश्चन। पुनः यहाँ पर कथन दिए गए हैं और ये किसके संदर्भ में है? ये है प्रजामंडल आंदोलन के संदर्भ में प्रश्न है। आपको इसको इन कथनों को पढ़ना है। इसको हम अंग्रेजी में स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। वो क्या थे? प्रजामंडल जो आबादी प्रिंसली स्टेट्स में थी, उन लोगों में एक जागृति आई कि जैसे ब्रिटिश प्रोविंसेस में एक इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है और डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की बात हो रही है, रिफॉर्म्स की बात हो रही है, वैसा ही कुछ जो है प्रिंसली स्टेट्स में भी होना चाहिए और वहाँ पर डेमोक्रेसी आनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आने चाहिए। तो ऐसे विषयों पर चर्चा करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया और अलग अलग राज्यों के प्रजामंडल इकट्ठे होते हैं तो उनकी जो कॉन्फ्रेंस होती है उसको ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता था। ठीक है, तो पहला कथन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस AISPC ब्रिटिश राज के तहत रियासतों में प्रजामंडलों का संगठन था। ठीक बात है, ये मैंने आपको बताई है, ये ठीक है। प्रजामंडल जो पूरे देश में स्थापित किए गए थे का उद्देश्य एक संगठित क्रांति के माध्यम से, क्रांति इनका मतलब लक्ष्य नहीं था, संगठित क्रांति के माध्यम से संयुक्त राज्य भारत के एक संघीय गणराज्य की स्थापना की। ना इन्होंने संघीय गणराज्य के बारे में कोई बात की, ये सिर्फ रिफॉर्म्स, सुधारों की बात में कर रहे हैं कि राज्य के अंदर जो राजा है, शासक है, वो सुधार लेके आए और उसमें चयन जो है प्रशासन लोगों का हो वो प्रजातांत्रिक तरीके से हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई और तरीका हो, ये कहने का मतलब था। मनमानी ना हो राजा की, है ना। तो ये गलत है, पहला कथन ठीक है, दूसरा गलत है। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र यानी इनॉग्रल सेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये गलत है। पहला सेशन जो इनॉग्रल सेशन है वो हुआ था 1927 में, उसकी अध्यक्षता 3 लोगों ने की थी, कोठारी उनमें से एक थे। तो कांग्रेस उस समय इसका समर्थन नहीं कर रही थी, कांग्रेस ने बाद में इसका समर्थन करना शुरू किया। ये 1927 में पहला सत्र हुआ और 1939 में जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो सत्र हुआ उसकी अध्यक्षता की। तो ये कथन गलत हो जाता है, माने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। तो पहला कथन ठीक है, दूसरा और तीसरा गलत है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? केवल एक। 83वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है ए। अब चलते हैं हम 84वें प्रश्न की ओर। भारत के इतिहास के संदर्भ में गुमस्त या गुमास्त शब्द का क्या दर्शाता है, ये बताना है आपको। कोई हथियार का नाम है ये, सुलेखार थे, बंधुआ मजदूर थे, बॉन्डेड लेबर या एजेंट थे। देखिए, गुमस्त शब्द हम बार सुनते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और धीरे धीरे सॉरी धीरे धीरे भारत के व्यापार को वो अपने नियंत्रण में ले लेती है और भारत के व्यापारियों के हाथ से जब ये व्यापार के ऊपर नियंत्रण निकलना शुरू होता है तो वो एजेंट बन जाते हैं कंपनी के। एजेंट मतलब ट्रेड एजेंट्स। वो क्या करते हैं, गांव और छोटे कस्बों में जाकर कच्चा माल, खाद्यान्न या तैयार माल उसको खरीदते हैं और फिर कंपनी को प्रदान लाकर बेचते हैं या कंपनी को देते हैं। ठीक है, सस्ते में खरीदते हैं, कंपनी सस्ते में उनको खरीदवाती है, उनके एजेंट हैं वो, और बाद में महंगे में बेचती है। तो ऐसे जो ट्रेडिंग एजेंट थे उनके लिए गुमस्त शब्द का प्रयोग किया गया है आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश काल में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आखिरी प्रश्न है ये इतिहास और संस्कृत सेक्शन में, हिस्ट्री एंड कल्चर सेक्शन में। एक पैराग्राफ दिया गया है, एक परिच्छेद दिया गया है, आपको उसको पढ़ना है और फिर पहचानना है उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का उल्लेख किया गया है। 4 जो है जानी मानी हस्तियों के नाम दिए गए हैं। ये चारों क्या शासक थी, रानियां थी अपने अपने राज्यों की। ठीक है, रानी दुर्गावती का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। महारानी सेतु लक्ष्मीबाई केरला में थी, त्रिभुवनकोर से संबंध रखती हैं। रानी अब्बक्का चौटा भी दक्षिण भारत में थी, ये जो है कर्नाटक से संबंध रखती हैं। और अहिल्याबाई होलकर जो है ये मराठा से संबंध रखती हैं और होलकर जो है शासन कर रहे थे कहाँ से, इंदौर से, मध्य प्रदेश में। तो आप देखते हैं किसके संबंध में ये जो परिच्छेद है बात कर रहा है।
वह मालवा क्षेत्र में कई किले और सड़कें बनवाने, त्योहारों को प्रायोजित करने और कई हिंदू मंदिरों को दान देने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपनी राजधानी में मराठी कवि मोरोपंत, शाहिर अनंत गांधी और संस्कृत विद्वान खुशहाली राम जैसे दिग्गजों का स्वागत किया। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन के ने रानी को द फिलोसोफर क्वीन की उपाधि दी थी। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? देखिए, आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए जब सबसे प्रोग्रेसिव रूलर इनमें कौन है। इनमें कई वीरांगनाएं हैं, बट अपने पति के मृत्यु के बाद अपने फादर इन लॉ यानी ससुर की सहायता से इनको धीरे धीरे नर्चर किया गया और इन्होंने राज्य की कमान संभाली। बड़ी प्रोग्रेसिव थिंकर थी, फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन था इनका, और ये भारत की संस्कृति आदि को बढ़ावा देने की कोशिश करती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश करती हैं। वो हैं अहिल्याबाई होलकर। यहाँ तक कि औरंगजेब के द्वारा जो तोड़वाया गया मंदिर था काशी में, काशी विश्वनाथ, उसके पुनर्निर्माण में भी इनकी विशेष भूमिका थी। ठीक है, तो उत्तर हो जाता है ए 85वें प्रश्न का। इसके साथ ही ये भाग समाप्त होता है। आगे के जो भाग हैं उन पर चर्चा मुबीन सर करेंगे। धन्यवाद। IAS में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ पर हैं जो आपका पंचसूत्र 2 GS1 हुआ है उसकी परिचर्चा के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास से संबंधित जो भी आपके प्रश्न थे 15 प्रश्न, उनकी परिचर्चा पहले ही RS चौहान सर कर चुके हैं, और यहाँ पे जो है हम इतिहास से अलावा जितने भी प्रश्न हैं उन पर परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो हम परिचर्चा करने वाले हैं वो है आपका राजनीति से संबंधित प्रश्नों की। और राजनीति से संबंधित प्रश्न के लिए आप अपने प्रश्न पत्र में जा सकते हैं, जहां जहां राजनीति के प्रश्न लगे हुए हैं 11 से 20 और 78 से 80 पर। तो उसी हिसाब से आप अपने प्रश्न पत्र पर जाते रहिए। ठीक है, चलिए परिचर्चा शुरू करते हैं। राजनीति का सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। तो राजनीति का पहला प्रश्न है, महापौर के चुनाव से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। बेसिकली ये सवाल जो लिया गया है अभी चंडीगढ़ में जो चुनाव हुए उसके संदर्भ में लिया गया है। तो आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में चुनाव हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, फिर उसके बाद वहाँ कुछ जो भी कुछ हुआ वो सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमें जो है उस चुनावी प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न को बनाया गया है। तो सांसद विधायक महापौरों के चुनाव में कोई भूमिका नहीं निभाते। अब आपने जब अगर चंडीगढ़ का चुनाव देखा होगा तो चंडीगढ़ की जो सांसद थी किरण खेर, उनकी भी वहाँ पे एक भूमिका थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया कि नहीं निभाते हैं। इसका मतलब ये है कि कई जगह पे ऐसा प्रावधान है कई राज्यों में कि वहाँ पर जो है सांसद और जो स्थानीय विधायक होते हैं वो अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। दूसरा, भारत में महापौर के चुनाव कराने के लिए सभी नगर निगमों हेतु राज्य चुनाव आयोग इसकी नियुक्ति नहीं करता। राज्य चुनाव आयोग जो है जब चुनाव होते हैं उसके लिए अधिसूचना वगैरह जारी करता है, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी जो होता है उसकी नियुक्ति राज्य चुनाव आयोग नहीं करता है। दूसरा स्टेटमेंट भी इसमें गलत है। तीसरा, महापौर सामान्यतः नगर परिषद के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। सामान्यतः दिया गया है, मतलब ये एब्सोल्युटली सच नहीं है, लेकिन ऐसा कई जगह पे होता है। सामान्यतः यही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि पीठासीन अधिकारी जो होते हैं वो महापौर होते हैं। जब भी महापौर नगर पालिका वगैरह का चुनाव होता है तो महापौर को जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है वो पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही हो गया है। और चौथा है, 74वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार महापौरों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। अगर आप किसी महानगर पालिका में रहते हैं, अगर यूपी में मान लो कि महानगर पालिका जैसे कि गाजियाबाद में या फिर मेरठ में वगैरह में रहते हैं, तो आप ये देखते होंगे कि आप वहाँ पे जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है यानी महापौर होता है, उसके चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से वोट करते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से उसको नहीं चुना जाता। कई जगह पे ऐसा होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन कई जगह पे नहीं चुना जाता है। तो 74वें संविधान संशोधन के अनुसार जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। वो स्टेट ने अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई हैं। ठीक है, जैसे मैंने यूपी का ही उदाहरण लिया, अगर आप यूपी में जाएंगे तो महापौर के चुनाव में आपको जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में वोट करना होता है। ठीक है, तो चौथा स्टेटमेंट भी जो है इसका गलत हो गया। तो हमें चुनना है कि कितने सही हैं। अब कितने सही निकले? केवल एक सही निकला है। केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है और बाकी के 3 जो है वो गलत है। ओके,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में आपातकाल लागू करने और हटाने के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में आपातकाल लागू होता है और हटाया जाता है, तो ये उसको लेके सवाल बनाया गया है। पहला है कि आपातकाल लागू करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। दूसरा है आपातकाल की स्वीकृति का प्रस्ताव साधारण बहुमत द्वारा अपनाया जा सकता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा है राष्ट्रपति को किसी भी समय आपातकाल की घोषणा को रद्द करने का अधिकार है। किसी भी समय, ये गलत है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा खत्म होने की घोषणा कर सकता है संसद की पूर्वानुमति से। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन से पहले क्या था कि राष्ट्रपति किसी भी समय आपातकाल हटाने की अपने आप से ही घोषणा कर सकता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जो है आपातकाल हटा सकता है संसद की पूर्वानुमति से। संसद जो है एक रेजोल्यूशन पास करे उस पर, उसके बाद जो है राष्ट्रपति आपातकाल हटा सकता है। चौथा, यदि लोकसभा के सदस्यों का 10वां हिस्सा अध्यक्ष को लिखित सूचना दे देता है आपातकाल को रद्द करने के लिए, तो विशेष बैठक आयोजित की जा सकती है। तो हमें बताना था कि कौन सा सही नहीं है, और हमें जो जब हमने चारों स्टेटमेंट पढ़े तो हमें पता चला कि तीसरा वाला स्टेटमेंट यानी आंसर जो सी है वो सही नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया? सी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजनीति में शक्तियों के पृथक्करण का विचार निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देने के लिए लोकप्रिय है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यूपीएससी आजकल इस तरह के सवाल पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट बेस्ड, प्रिंसिपल बेस्ड सवाल पूछ रहा है। तो शक्तियों का पृथक्करण, सबसे पहले ये समझो कि क्यों किया गया। देखो, किसी भी जगह पे जो संविधान होता है वो दो तरह का होता है, लिखित, अलिखित। ठीक है। और शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो फ्रांस के एक बहुत मशहूर दार्शनिक थे, मोंटेस्क्यू, उनका सिद्धांत था। उन्होंने कहा था कि सरकार जो है उसके पास सीमित शक्तियां होनी चाहिए। मोंटेस्क्यू ने सबसे पहले ये बात कही कि सरकार के पास सीमित शक्तियां होनी चाहिए। ठीक है। और अमेरिका ने इस सिद्धांत को सबसे पहले लिखित में रखा। लिखित में कैसे रखा कि उसने शक्तियों का पृथक्करण किया। जो ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, सरकार के अंग है, उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा किया ताकि वहां संतुलन बना रहे और सरकार के पास असीमित शक्तियां ना आ जाए। ठीक है। तो सीमित सरकार के लिए शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की जो है एक परिकल्पना की गई। किसने की? मोंटेस्क्यू ने। ठीक है। फ्रांस के एक मशहूर दार्शनिक थे। और अगर हम इनमें देखें, संघीय राजनीति, संघीय राजनीति ये कहती है कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का बंटवारा होगा, यानी कि एक ही स्तर की सरकार नहीं चलेगी, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न स्तर पर सरकार शक्तियों का बंटवारा। जैसे राज्य सरकार होगी, केंद्र सरकार होगी, तो शक्तियों का बंटवारा वहां पर होगा। ठीक है। कानून का शासन ये कहता है कि कानून सबको एक नजर से देखेगा। ठीक है, एक नजर से, यानी कि बराबरी। ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, लेकिन बढ़ावा देने के लिए लोकप्रिय नहीं है। तो हमारा बचता है संविधानवाद। अब संविधानवाद क्यों है? संविधानवाद इसलिए है क्योंकि संविधानवाद में ये बात लिखी गई है कि जो सरकार है वो सीमित होनी चाहिए, उसके पास असीमित शक्तियां ना हो। सीमित सरकार होने से क्या होता है कि सरकार की अपनी एक लिमिट तय हो जाती है, और लिमिट तय होने से सरकार जो है उस लिमिट को कभी क्रॉस नहीं कर पाती। इसलिए एक संविधान की परिकल्पना अपनाई गई है कि संविधान होना चाहिए। अमेरिका ने सबसे पहले इस काम को किया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। ठीक है। और संविधानवाद ये तय करता है कि सरकार जो है वो सीमित रहे, सरकार को पता होनी चाहिए कि उसके दायरे क्या है। ठीक है। तो शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत जो कि ये तय करता है कि एक सीमित सरकार चले और एक निरंकुश शासन ना आ जाए। ठीक है। तो वो संविधान तय करता है कि निरंकुश शासन नहीं आना चाहिए, और इसीलिए संविधानवाद को बनाए रखना इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण पहल है, सबसे महत्वपूर्ण जो है पहलू है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि संविधानवाद होना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को सबसे अच्छे से दर्शाता है। ठीक है। तो आंसर हो गया इसका बी। हालांकि कई लोग कहेंगे कि आंसर इसका डी भी हो सकता है। डी सही है कि आंसर हो सकता है,
न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है, वो भी यही काम करती है कि सरकार जो है असीमित ना हो जाए। लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, लोकप्रिय है, वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि संविधानवाद को बनाए रखना। संविधानवाद बनाए रखेंगे तभी न्यायपालिका ठीक से काम करेगी, उसकी स्वतंत्रता बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय न्यायपालिका की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? ठीक है, अब ध्यान रखना ये चारों विशेषता है, लेकिन महत्वपूर्ण कौन सी नहीं है ये छांटना था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए उत्तरदायी है। दरअसल यहाँ पे जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक संविधान को बनाया गया है। अनुच्छेद 32 आपने देखा होगा, तो उसको अंबेडकर ने भी भारतीय संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा, इसके पास विधायी कार्यवाही रद्द करने की शक्ति है। न्यायिक सक्रियता, आपने एक टर्म सुनी होगी, न्यायिक सक्रियता क्या होती है कि जब भी कोई कानून बन के आता है तो न्यायपालिका जो है उसको देखते हुए कि कहीं ये संविधानवाद की अवहेलना तो नहीं कर रहा है, उसको रद्द कर सकती है। तो दूसरा भी सही है इसके पास, और यह संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है, तो ये भी सही है, क्योंकि जो न्यायपालिका का काम है न्यायिक सक्रियता, इसलिए वो अपनाता है ताकि वो संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखे। इसके पास स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है। अब ये देखो, कई बार जो है न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेती जरूर है, लेकिन वो उसकी महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। वो है कि उसकी एडिशनल पावर है कि किसी मामले में उसको ऐसा लगता है, समझ रहे ना, किसी मामले में अगर ऐसा लगता, अगर वर्ड आ गया ना, तो अगर वर्ड आने से क्या होता है कि वो जो है महत्वपूर्ण विशेषता नहीं बाकी रही। ठीक है, तो तीसरा जो है वो नहीं है, तो आंसर पूछा था नहीं, विशेषता नहीं है, तो आंसर हो गया हमारा सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 15। सामाजिक लेखा परीक्षण शब्द निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं करता? सामाजिक लेखा, सामाजिक लेखा मतलब सामाजिक जांच पड़ताल करना। सामाजिक होगा तो लोग आएंगे उसमें, समाज के लोग आएंगे तो सहभागिता होगी, सब लोग मिलके आएंगे। सहभागिता होगी तो ये संबंध है किससे? जन सुनवाई से। तो ये तीनों वर्ड आ गए, वही ये यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, और ये यहां पे आ गया। तो सामाजिक लेखा से, सॉरी, ये जो है यहां पे आ गया। तो सामाजिक लेखा से कौन सा बचा? वैधानिक लेखा परीक्षण। वैधानिक मतलब कानूनी लेखा परीक्षण। कानूनी लेखा परीक्षण सामाजिक लेखा परीक्षण के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि कानूनी लेखा परीक्षण कानून के अनुसार कौन करता है? भारत में कैग करता है। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है तो वो करता है। तो आंसर हो गया इसका बी। आसान सा सवाल था ये। अगला सवाल, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत, अभी हमने बात की कानून का शासन। कानून का शासन मतलब कानून में सबको बराबरी मिले। ठीक है, कानून किसी के भी खिलाफ ना जाए। जो कानून एक के लिए है वो सबके लिए होना चाहिए। कानून का शासन का मतलब ये होता है, तो उसमें मतलब समानता निकल के आती है। ठीक है, तो ये तो सीधा ही, अगर पिछला वाला सवाल आपने ठीक से पढ़ लिया होगा तो। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो 2005 है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? ये कहने का मतलब है, आपदा की परिभाषा ये दिया गया है। ठीक है, आपदा के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना कि आपदा आ जाए तो क्या करना चाहिए, आपदा किसको कहते हैं, आपदा आ जाए तो क्या करना चाहिए, और शहरी आपदा कौन कौन सी कहलाती है। आपदा के लिए वित्त पोषण प्रतिरूप जो है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में नहीं दिया गया है, बल्कि वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन जो होता है अनुच्छेद 280 के तहत जो गठित होता है वो इसको तय करता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा वित्त आयोग की संदर्भ की शर्तें, और उसमें एक पार्ट ये भी होता है कि डिजास्टर के लिए उसने क्या किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के तहत संपत्ति के अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संपत्ति का अधिकार, पहले भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 31 के तहत मूल अधिकार था। लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन में इसको मूल अधिकार में से हटा दिया गया, और मूल अधिकार में से हटा के इसको अनुच्छेद
300A का भाग बना दिया गया। ठीक है, तो यानी कि ये संवैधानिक अधिकार है, संविधान में उल्लिखित है कि संपत्ति का अधिकार होगा। तो यह एक कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। अब देखो, संवैधानिक अधिकार है तो कानूनी अधिकार होगा ही, क्योंकि हर संवैधानिक अधिकार कानूनी अधिकार है। आप उसको कानून के हिसाब से मांग सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई ये संवैधानिक अधिकार ऐसा हो रहा है। हाँ, ये जरूरी है कि हर कानूनी अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं होता, लेकिन हर संवैधानिक अधिकार कानूनी अधिकार होता। तो पहला सही हो गया। इसका उपचार अनुबंध 226 के तहत, ये भी सही है, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत इस पर आप जा सकते हैं, इसको मांग सकते हैं। इसकी न्यायिकता पूरी तरह से समाप्त नहीं की जा सकती, ये भी सही है। जब ये हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हम इसको मांग सकते हैं, इसके लिए न्याय मांग सकते हैं, तो उसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। सरकार बहुत सारे प्रावधान ला सकती है, भू अधिग्रहण बिल और ये सब करके, लेकिन इसकी न्यायिकता पूरी तरह से खत्म नहीं की जा सकती है। आप उसके लिए कानून जा सकते हैं। यहाँ तक कि एक अधिकारी के आदेश से भी संपत्ति के अधिकार से इनकार, संपत्ति के अधिकार को केवल एक अधिकारी के आदेश से खत्म किया जा सकता है, ये बात तो कुछ ठीक नहीं लगती है। तो चौथा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। ठीक है, और वैसे भी खत्म नहीं किया जा सकता है, ये बात आप जानते हैं, अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिया है कि क्यों नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उपरोक्त कथनों में से कितने सही निकले? तो चौथा गलत हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा सही निकला, तो केवल 3 सही निकले हैं। सवाल नंबर 19, भारत में न्यायाधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्हें अर्धन्यायिक, देखो न्यायाधिकरण क्या है? CAT, कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय न्यायाधिकरण आयोग, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं। या NGT एक और उदाहरण है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक है, ये उसके उदाहरण हो गए हैं, तो उनको लेके सवाल पूछा गया। न्यायाधिकरण समझ, इन्हें अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में भी जाना जाता है, ये बात सही है। ये पूरी तरह से न्यायिक निकाय नहीं होते हैं, लेकिन इनके पास कुछ न्यायिक शक्तियां होती हैं, फैसला देने की, इन सब चीजों की होती है, जुर्माना लगाने की, तो इन्हें अर्धन्यायिक निकाय के रूप में भी जाना जाता है। पहला सही हो गया। इनके पास एक सिविल न्यायालय की शक्ति होती है। ठीक है, ये भी सही है कि एक सिविल न्यायालय की शक्ति इनके पास होती है। ओके, तीसरा है, इनमें सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। सिविल प्रक्रिया यानी कि जो न्यायालय पालन करते हैं, ठीक है, क्रिमिनल, उसको भी पालन करने की जो है इनसे अपेक्षा की जाती है कि ये करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, बल्कि न्यायाधिकरण जो है वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर, तो इनसे ये जो है सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन नहीं करते हैं, बल्कि जो है प्राकृतिक न्याय सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है, इनके पास उच्च न्यायालय की तरह अवमानना की शक्ति होती है। देखो, होता क्या था कि राष्ट्रीय कैट, सेंट्रल, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को 1985 में, ठीक है, अधिनियम 1985 के तहत न्यायाधिकरण को जो है एक सिविल अवमानना की शक्ति दी गई है। जैसे न्यायालय को प्राप्त होती है कि अगर आप उसके खिलाफ उसकी बातें नहीं सुनते हो या उसकी अवहेलना करते हो, उसके आदेश की अवहेलना करते हो, तो वो अवमानना का नोटिस जारी करके सजा देने का अधिकार रखता है। ठीक है, वैसा ही जो है न्यायाधिकरण के संबंध में भी है, और ये प्रावधान लाया गया था राष्ट्रीय न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के तहत, कि इनको अवमानना की शक्ति दे दी गई थी कि अगर कोई इनकी आदेश की अवहेलना करता है, उसका पालन नहीं करता है, उसको नहीं मानता है, तो इसको उसके खिलाफ फैसला देने का अधिकार है, जुर्माना लगाने का अधिकार है। ओके, तो तीसरा वाला जो है वो गलत है, चौथा वाला सही है। आमतौर पे लोग चौथा वाला भी गलत मान लेते हैं कि उच्च न्यायालयों की तरह अवमानना की शक्ति नहीं है, इनके पास है। ठीक है, और वो कब लाई गई? 1985 में, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के तहत। ओके, तो कितने सही निकले? 3 सही निकले हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत एक संवैधानिक निकाय है? अब ये सब चीजें आप देख सकते हो कि कौन सा भारतीय संविधान के तहत, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले तो कैबिनेट समितियां नहीं है। ठीक है,
लोक लेखा समिति, अभी बात करेंगे इन पे। महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड के तहत संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका जिक्र है। संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं? संवैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडीज होती हैं जिनका जिक्र संविधान में किया गया है, उनकी शक्तियां वगैरह संविधान से मिली हुई हैं। ठीक है। कैबिनेट समितियां जो है उनकी शक्तियां संविधान से नहीं मिली हैं, बल्कि अनुच्छेद 75 और 76 के तहत प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट होती है उसकी वो मिलकर कैबिनेट समितियों की गठन करती है। ठीक है। लोकलेखा समिति का गठन जो किया जाता है वो संसद की जो प्रक्रिया है उसके तहत किया जाता है और वो संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है। महानगर योजना समिति का गठन जो है वो संसद के तहत किया जाता है और संसद ही उसकी शक्तियों का निर्धारण भी करते हैं, संविधान ही उसकी शक्तियों का निर्धारण भी करता है, तो अनुच्छेद 243 जेड के तहत। ठीक है। विधि आयोग, लॉ कमीशन भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है इसका गठन करती है बार बार। इसकी शक्तियों की कोई भी जो अवधारणा है वो विधि उसमें संविधान में नहीं दी गई है। ओके, तो आंसर हो गया सी। अगला, भारतीय संविधान के तहत संसद की संशोधन शक्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। भारतीय संविधान के तहत जो है संसद अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करती है संविधान में। ठीक है। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की सीमित संप्रभुता है, यानी कि सीमित शक्तियां हैं, असीमित नहीं है। असीमित का मतलब ये होता है कि कुछ भी नहीं कर सकती है, वो कर सकती है एक हद के दायरे में रहकर। केशवानंद भारती बनाम सरकार, केशवानंद भारती जो केस था, केशवानंद भारती और केरल सरकार था वो, दरअसल केशवानंद भारती जो केस था उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात तय करती थी कि संविधान का एक मूलभूत ढांचा है, जब आप संशोधन करें तो वो ढांचा जो है प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो शक्तियां जो है संसद की सीमित कर दी गई हैं, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, संसद संविधान में संशोधन करने के लिए अपनी शक्तियों का विस्तार कर सकती है। ऐसा भी नहीं है कि संसद अपनी शक्तियों को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, ये नहीं है। केशवानंद भारती केस में ये भी कहा गया है कि आपका एक दायरा है, उस दायरे के अंदर रहकर ही जो है आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो दूसरा जो है गलत हो गया। कौन सा से सही है? केवल एक सही है, आंसर है ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। अच्छा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने उत्तरदायी सरकार को बढ़ावा देने के लिए संसदीय प्रणाली को अपनाया। अब सरकार के कई रूप होते हैं, संसदनात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और भी बहुत सारे रूप होते हैं। फिलहाल दो ये रूप ज़्यादा पॉपुलर हैं जो लोकतंत्र में है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो सरकार का मुखिया है, राज्य का मुखिया है, वो एक ही आदमी होता है, जैसे अमेरिका में चलती अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक है। और दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली, सरकार का मुखिया और राज्य का मुखिया अलग होगा। राज्य का मुखिया जो है वो उत्तरदायी नहीं होता है, लेकिन सरकार का मुखिया जो है वो उत्तरदायी होता है। जैसे भारत में सरकार का मुखिया है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री उत्तरदायी है किसके प्रति? संसद के प्रति। तो भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया ही इसलिए था ताकि एक उत्तरदायी सरकार की परिकल्पना की जा सके। ठीक है। जो सरकार चल रही हो वो अपने सवालों के जवाब दे आके संसद में बैठ के। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया। दूसरा, भारत में त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक संरचना है। यह बात भी सही है कि भारत में त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक संरचना है। सबसे ऊपर जो है केंद्र सरकार चलती है, फिर राज्य सरकार चलती है और फिर स्थानीय निकाय चलते हैं। तो भारत में त्रिस्तरीय के जो है लोकतांत्रिक संरचना है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन क्या दोनों स्टेटमेंट में कोई संबंध है? क्या जो बात पहले स्टेटमेंट में कही गई है वो दूसरे स्टेटमेंट में बताई गई है? ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, लेकिन अपने अपनी जगह पे सही हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। पहले स्टेटमेंट में जो कहा गया है दूसरे में दरअसल उसका कारण नहीं बताया गया कि पहले स्टेटमेंट में ऐसा क्यों कहा गया है। ठीक है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। ओके, आंसर बी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के तहत लाभ के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? लाभ के पद से संबंधित, इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, ये सही है। संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है लाभ के पद के लेके। इसकी परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय दी गई है, ये भी सही है कि लाभ के पद की जो है सर्वोच्च न्यायालय ने ही बताया है कि ये किस तरह से है। ठीक है। लाभ के पद से संबंधित अयोग्यता सभापति, देखो ये सभापति तय नहीं करता है, बल्कि ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह से राष्ट्रपति तय करता है, या फिर अगर राज्य तो राज्यपाल तय करता है। ठीक है।
राष्ट्रपति तय करता है। ओके, तो तीसरा स्टेटमेंट जो है हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर जो है आपके राजनीति के प्रश्न जो है खत्म हो गए हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं और आते हैं अर्थव्यवस्था के प्रश्नों की तरफ। अर्थव्यवस्था का पहला प्रश्न, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा डबल अपस्फीति शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? डबल अपस्फीति शब्द का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? ठीक है, अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाहियों में अपस्फीति की अवधि जिसके परिणामस्वरूप मंदी आ जाती है। ठीक है, और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से लगातार 2 तिमाहियों में गिरावट की अवधि। तीसरा है आउटपुट से मध्यवर्ती खपत घटाकर स्थिर कीमतों पर जीवे मापने की एक तकनीक। इसका आंसर है सी। ठीक है, होता क्या है कि जब आउटपुट होता है तो कोई भी जहाँ पे आउटपुट मतलब उत्पाद होता है, परिणाम जो निकल के आता है, कुछ भी हम काम कर रहे हैं तो जो उससे जो उत्पादन होता है, ठीक है, तो उत्पादन पे मध्यवर्ती खपत जो उसमें बीच में लगने वाली खपत है उसको हम घटा देते हैं, जिसके आधार पर हम जीवे मापते हैं, तो उसको डबल अपस्फीति कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के लिए निवेश सुविधा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विश्व बैंक के तहत एक समझौता है। देखो पहली बात तो यह है कि विश्व बैंक के तहत एक समझौता नहीं है, बल्कि विश्व व्यापार संगठन WTO के तहत समझौता है, जिसका उद्देश्य निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान बनाना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। किसका समझौता है ये? WTO का। भारत समझौते के प्रमुख समर्थकों में से एक है। भारत ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है। भारत ने कहा है कि जब निवेश प्रवाह सुविधाजनक बनेगा तो उससे हमें नुकसान होगा। ठीक है, नुकसान कैसे होगा कि सब्सिडी वगैरह का भारत का कुछ जो है समस्या चल रही है WTO को लेके। ठीक है, तो उसने भारत ने यही कहा है कि हम जो है सब्सिडी देते हैं, अगर निवेश प्रवाह होगा तो उससे हमारे इम्पैक्ट आएगा, और WTO से जो है इस बात को लेके भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं, बल्कि इसका विरोध किया है। कौन सा से सही है? दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था में संकुचनकारी मौद्रिक नीति की गुंजाइश सीमित है। गोल्डीलॉक्स क्या है कि देखो इसके बारे में पहले मैं बता दूं, यह एक ऐसी स्थिति है जब अर्थव्यवस्था में विकास एक स्तर पर बना रहता है। होता क्या है कि मान लो किसी देश की वृद्धि दर, मान लो एक देश है A, इसकी वृद्धि दर एक ही लेवल पे बनी रहती है 4% पे, मान लो 4% पे वृद्धि दर बनी रहती है, और बाकी सब चीजें भी अब 4% पे वृद्धि दर बनी हुई है, मुद्रास्फीति भी 4% है। ठीक है, ये 2% है, तो एक लेवल बना रहता है, वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। ठीक है, और वो क्या होता है कि एक फंसने वाली कंडीशन होती है कि हम इस समय पे आके फंस गए। जैसे भारत में हिंदू विकास दर थी, उससे आप उदाहरण से समझ जाओगे। गोल्डीलॉक्स संकुचनकारी, तो अगर ऐसी स्थिति में कोई भी बैंक होता है, केंद्रीय बैंक जो होता है, यानी मुद्रास्फीति मौद्रिक नीति को टाइट करता है, मान लो कि वो जो है रेपो दर बढ़ा देता है, तो उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि ऐसी स्थिति में अगर कोई केंद्रीय बैंक जो है अगर रेपो दर बढ़ा देता है तो उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, और गोल्डीलॉक्स क्या होता है कि एक ऐसी स्थिति है जब अर्थव्यवस्था एक सतत, मतलब कह सकते हैं कि एक ही लेवल पे ग्रो कर रही, एक ही लेवल पे चल रही है, वहां महंगाई भी एक ही लेवल पे है, सब कुछ एक ही लेवल पे चल रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, मान लो कि 10% अगर महंगाई दर चल रही है तो क्या करेगा केंद्रीय बैंक रेपो दर बढ़ाएगा ताकि महंगाई दर कम हो। ठीक है, लेकिन उसका कोई ज्यादा फर्क आता नहीं है। गोल्डीलॉक्स का मतलब ये होता है। किसी अर्थशास्त्र में गोल्डीलॉक्स परिदृश्य एक आदर्श स्थिति को संदर्भ करता है जहां स्थिर विकास होता है। तो विकास दर क्या होता है, वहां पे स्थिर होता है, और जो रेपो दर घटाने बढ़ाने से जो है ज्यादा इम्पैक्ट
आता नहीं है। तो ऐसी अवस्था को गोल्डिलॉक्स कहा जाता है। तो कथन एक और कथन दो दोनों सही है, और कथन जो है कथन एक के बारे में बता भी रहा है कि पहला सही क्यों है, क्योंकि वहां विकास स्थिर हो जाता है, स्थिति आदर्श वाली आ जाती है। इसलिए जो मौद्रिक नीति है उसको ज्यादा छेड़छाड़ करने से भी बहुत कम फर्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड बैंक योजना। ठीक है, लीड बैंक योजना क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को थोड़ा बढ़ावा देना है। और बढ़ावा देके क्या करना है कि जो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, प्राथमिक ऐसे क्षेत्र हैं जिनको पहले प्राथमिक जो ऋण देने वाले क्षेत्र हैं, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, ठीक है, उनके लिए ज़्यादा रास्ते खोलना है। ठीक है, तो उसके बारे में बात है, के बारे में निष्कर्ष कौन सा सही है? इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन का विस्तार करना है, ये तो सही हो गया। निजी क्षेत्र के बैंक भी इस योजना का हिस्सा है, ये भी सही हो गया। गाडगिल अध्ययन समूह और बैंकर समिति ने इस योजना का सुझाव दिया, ये भी सही हो गया। महानगरीय क्षेत्रों के जिले इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि शामिल नहीं है, शामिल है। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका डी। निम्नलिखित में से कौन बफेट इंडिकेटर शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, तो फैक्ट बेस्ड सवाल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड की कॉन्सेप्ट है क्या? तो जीडीपी के संदर्भ में किसी देश में क्या होता है कि जीडीपी के संदर्भ में सूचीबद्ध कंपनियां कितनी हैं, और कई बार क्या होता है कि वो जितनी जीडीपी होती है उससे भी ज़्यादा आगे निकल जाती है सूचीबद्ध कंपनियों की जो कुल मिला के वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे भारत में अभी वो 1.33 है, यानी अगर भारत की जीडीपी $1 है तो सूचीबद्ध कंपनियों का जो कुल वैल्यू है वो 1.33 है। ओके, तो किसी देश में सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूरीकरण सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात जो है वो बफेट इंडिकेटर कहलाता है। ओके, टर्मिनोलॉजी के ऊपर सवाल है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्कुलेशन से 2000 के नोटों की निकासी, यानी कि 2000 के नोट चल रहे हैं और रिजर्व बैंक ये कह देगी ये आजकल ये अब नहीं चलेंगे, तो क्या होगा? आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद, नगद आरक्षित उत्पाद में कमी, त्योहारी सीजन के दौरान जनता द्वारा नकदी की निकासी। उपरोक्त में से कितने के परिणामस्वरूप भारतीय बैंकिंग प्रणाली में तरलता आ जाती है? तरलता कम हो जाती है। ठीक है, कम हो सकती है। तो सवाल जो है वो ये है, अब सर्कुलेशन से अगर 2000 के नोट निकाल ले जाएं तो बैंकिंग प्रणाली में तरलता क्या होगी? सर्कुलेशन से अगर 2000 के नोट निकाले जाए तो बैंकिंग प्रणाली में तरलता क्या होगी? वो बढ़ जाएगी। बढ़ कैसे जाएगी? घटेगी नहीं। 2000 के नोट सारे वापस आ जाएंगे बैंक के पास, तो क्या होगा? बैंकिंग प्रणाली में तरलता, और उसके बदले में लोग जो है बाकी नोट लेकर चले जाएंगे। दूसरा, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद, जब आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा तो सरकार को पैसे देगा उसके बदले में, और जब सरकार को उसके बदले में पैसे देगा तो सरकार क्या करेगी? उस पैसे को मार्केट में उतार देगी, तो यहां भी बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा। हमें क्या बताना है? घटेगा कहां पर? और यहां भी बढ़ेगा। ठीक है। तीसरा, नगद आरक्षित अनुपात में कमी, अगर नगद आरक्षित अनुपात बैंक के पास मान लो कि 18% है और रिजर्व बैंक क्या कहते हैं कि इसको घटा के 16% कर दो, अगर 18% है घटा के 16% करती है तो जो 2% पैसा होगा वो कहाँ जाएगा? वो बैंक जो है बैंकों के पास बढ़ जाएगा, तरलता आ जाएगी, तो यहां भी बढ़ेगा। अब चौथे पे आते हैं, त्योहारी सीजन के दौरान जनता द्वारा नकदी की निकासी। जब त्योहारी सीजन के दौरान जनता नकदी निकालती है तो जो बैंकों के पास पैसा होता है, नकदी रखी होती है, इसमें कमी आ जाती है, और जब कमी आती है तो यहाँ पे तरलता घट रही है। तो कौन सा आंसर आया हमारा? ये वाला सही है, ये तीनों जो है गलत है। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप किस पे होगा? केवल एक। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, उपभोग व सर्वेक्षण डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और ये है कि ग्रामीण भारत में खाद्य पदार्थों पर 50% से अधिक, जबकि शहरी भारत में 40% से कम खर्च हो रहा है। ये सही है। अभी ये डाटा आया था तो ये ग्रामीण में जो है कुल आय का जो है 52% लगभग खर्च हो रहा है, जो अब घट के पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है,
2011-12 के संदर्भ में इसने डाटा निकाला है कि 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 52% खर्च कर रहे थे, जो अब घट के 2021-22 में 46% रह गया है। ठीक है, वैसे ही शहरी क्षेत्रों में भी इन्होंने बोला है कि 2012 में लगभग 43% खर्च कर रहे थे कुल का, जो अब घट के 39% रह गया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है। उसने कहा था कि भारत में व्यय 50% से अधिक है, तो 50% से अधिक नहीं है, बल्कि वो घट के कितना हो गया है, 40% हो गया है। ओके, औसत मासिक आय प्रति व्यक्ति उपभोग में शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। ठीक है, तो दूसरा सही है, क्यों? क्योंकि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है, जो लगभग बढ़ के 33% से बढ़ा है 40% से, और शहरी क्षेत्रों में जो है केवल 33% ही बढ़ा है। ठीक है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने इसको पढ़ा है डेटा को तो बात ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर इसमें शायद इस तरह के सवाल को मुझे लगता है कि अगर नहीं पढ़ा है तो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। उसने क्या बताया कि 2011-12 के आधार पर 2021-22 के आंकड़े जारी किए, और उसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र जो है अभी भी खाने की चीज़ों पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं कंपैरिजन में शहरी लोगों के, जो अनुपातिक रूप से देखा जाए। मान लो कि अगर गांव का आदमी 100 रुपये कमा रहा है, तो वो खाने पे अगर 2011-12 में 52 रुपये खर्च कर रहा था, तो 2021 में 46 रुपये खर्च कर रहा है, ये बोला है। ठीक है, ग्रामीण। वैसे इसने शहरी के लिए बोला है कि शहरी अगर 100 रुपये कमा रहा है, तो जो है यहाँ पे 43% खर्च कर रहा था, तो ओवरऑल प्रतिशत तो घटा है। ठीक है, प्रतिशत तो घटा है, लेकिन जो कुल मिला के खर्च है वो बढ़ा है अगर रुपयों में देखा जाए तो। ठीक है, तो उसने कहा है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में जो है ये 33% बढ़ गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ये 40% के आसपास बढ़ा है। ठीक है, तो पहला जो है गलत है, दूसरा सही है। तीसरा राज्यों में गुजरात नहीं बल्कि सिक्किम ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के लिए औसत MPCE यानी कि जो खाने की चीज़ों पर खर्च है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, तो तीसरा जो है वो गलत हो गया। उपरोक्त में से कितने सही हैं? केवल एक सही निकला है हमारा। डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने इसको डेटा को पढ़ा होगा तो ठीक है, कर दीजिए, नहीं पढ़ा है तो फिर इस तरह के सवाल को छोड़ देना चाहिए। RBI द्वारा मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए संकुचित मोदी कभी कभी मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किस कारणों से कम नहीं होती है। देखो, होता क्या है कि जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, भारत ने यह तय किया है, हमारे केंद्रीय बैंक ने, कि मुद्रास्फीति 4% रहनी चाहिए या +-2। +-2 का मतलब कि 4 से 2 ज़्यादा हो सकती है और 4 से 2 कम हो सकती है, यानी कि 2% से 6% के बीच में होनी चाहिए, और 4 जो है वो आदर्श स्थिति आ जाती है। 4 आदर्श स्थिति आ जाती है, मुद्रास्फीति ये होनी चाहिए, भारतीय केंद्रीय बैंक ये कहता है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि मुद्रास्फीति बढ़ के 8% हो जाती है, तो केंद्रीय बैंक को टेंशन हो जाती है, क्योंकि वो उसके लक्ष्य से आगे निकल गया। तो उसके लिए केंद्रीय बैंक क्या करेगा कि जो बाजार में तरलता होती है, पैसे होते हैं, उनको निकालेगा कैसे? रेपो दर बढ़ा देगा, है ना। ये कहता है कि लोगों के पास में ज़्यादा पैसा आ गया है, और ज़्यादा पैसा आने से वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा खर्च करने से महंगाई ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा करो कि जो बाजार में पैसा है उसको निकाल लो। अलग अलग तरीके वो अपनाता है, जैसे रेपो दर बढ़ा देता है कई बार। ठीक है सबसे पॉपुलर उसका यही है कि रेपो दर बढ़ा देता है। तो रेपो दर बढ़ाने से क्या होता है कि जो बैंक है पहले लोगों को दे रहे थे, वो अब बैंक लोगों को पैसे न दे के बल्कि केंद्रीय बैंक को देने लगते हैं, क्योंकि रेपो दर बढ़ गई तो केंद्रीय बैंक को से मिलने वाला ब्याज बढ़ जाएगा उनको। ठीक है, लेकिन कई बार जब RBI मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए संकुचनकारी इस तरह की मौद्रिक नीति अपनाता है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं इसको, तो कभी कभी मुद्रास्फीति किस कारण से कम नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखो, हमने ये पढ़ा है कि जो RBI ध्यान रखता है वो रखता है डिमांड साइड का, कि लोग कितनी चीजें खरीद रहे हैं, तो कोशिश ये करता है कि लोग चीज कम खरीदें। ठीक है, तो डिमांड साइड पर RBI का जो फोकस होता है वो डिमांड साइड पर होता है, लेकिन कई बार सप्लाई साइड पर दिक्कत आ जाती है ना। मान लो कि मार्केट में जरूरत 100 चीजों की है और सप्लाई साइड से चीजें जो है वो 90 जा रही है,
तो जाहिर है कि महंगाई बढ़ेगी। तो आरबीआई का जो ध्यान होता है वो खरीदने वाली तरफ होता है, ठीक है, आपूर्ति वाली तरफ नहीं होता, मांग वाली तरफ होता है। आरबीआई चाहता है कि मांग कम करो, लेकिन आरबीआई का आपूर्ति की तरफ ध्यान नहीं होता है। तो कई बार जो है इस तरह की नीति अपनाने से भी चीजें नहीं संवरती हैं, ठीक है, सुधरती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति निर्माण के लिए नॉमिनल जीडीपी आंकड़ों के बजाय वास्तविक जीडीपी आंकड़े, दो तरह के जीडीपी होती है, जीडीपी आंकड़े होते हैं, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। एक नॉमिनल मतलब खरीद क्षमता कितनी है, और एक जीडीपी मतलब उत्पादन कितना हो रहा है उस देश की में, ठीक है। तो जीडीपी जो है नीतियां बनाते समय नॉमिनल खरीद क्षमता को नहीं देखा जाता बल्कि उत्पादन को देखा जाता है, वास्तविकता की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो आंकड़ों को देखा जाता है। वास्तविक जीडीपी आंकड़े मूल्य उतर चढ़ाव या आधार प्रभाव के कारण होने वाले किसी भी विकृति को समाप्त कर देते हैं। तो वास्तविक जीडीपी जो होती है वो जो मूल्य, वही खरीदने की क्षमता क्या, किससे नॉमिनल, मैंने कहा खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर, तो ये तो उतार चढ़ाव से प्रभावित हो सकती है ना, ठीक है, लेकिन उत्पादन वाली क्षमता वो प्रभावित नहीं होती है उतार चढ़ाव से, ठीक है। तो विकृति को समाप्त करती है। वास्तविक जीडीपी आंकड़े मूल्य उतार चढ़ाव या जो है उसको समाप्त करते हैं, ठीक है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, और कथन 2 जो है कथन 1 का सही व्याख्या भी है। तो आंसर हो गया इसका ए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, सरकार जो है अलग अलग तरह की बॉन्ड स्कीम लाती रहती है। सरकार कहती है लोगों से कि आप ये बॉन्ड खरीदो, हम आपको ऋण देंगे, या फिर ये बॉन्ड जारी करती है, कहती है कि भाई ये जो है बॉन्ड है, आप इन बॉन्डों को जारी करो और इनके हिसाब से जो है ऋण उठाओ, ठीक है। तो अलग अलग तरह के बॉन्ड सरकार जो है लाती रहती है अलग अलग तरह के लिए। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड ऐसे ही है, ग्रीन से आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण के लिए लाए गए हैं, और जब पर्यावरण के लिए लाए जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे ज़्यादातर प्रोजेक्टों को सरकार देती है जो पर्यावरण से संबंधित होते हैं, उनके लिए इनको जारी किया जाता है। ये सरकारी ऋण है जो विशेष रूप से पर्यावरण रूप से टिकाऊ परियोजना को वित्त पोषित, जो पर्यावरण से संबंधित परियोजनाएं होती हैं सरकार की, तो उनके वित्त पोषण के लिए लोगों को कहती है कि ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है, आप इनको खरीदो, हमें पैसा दो, हम जो है उस पर्यावरण से संबंधित परियोजना में लगाने वाले हैं, ठीक है, के वित्त पोषण के निर्धारित किए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। दूसरा, वे पारंपरिक सरकारी भूतियों की तुलना में अधिक ब्याज दर देते हैं, उनमें निवास ठीक है। तो पारंपरिक प्रतिभूतियों की तुलना में अधिक नहीं बल्कि कम ब्याज दर देते हैं, यानी कि अगर आप पारंपरिक प्रतिभूतियों की तुलना में सोवरेन ग्रीन बॉन्ड में निवेश करते हैं तो आपको ब्याज कम मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया है। तीसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों को इनमें निवेश की अनुमति दी गई है। तो हाल ही में सरकार ने ये किया है कि विदेश से जो संस्थागत हाल ही में दी गई है, ये इसीलिए सवाल बना भी है, ठीक है। अभी फिलहाल सरकार, पहले क्या था कि पहले सोवरेन ग्रीन बॉन्ड में जो है विदेशी जो ऋण संस्थान थे या निवेशक थे, ठीक है, तो वो जो है इनमें निवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन हाल ही में सरकार ने इस बात की छूट दी है कि आप लोग जो है निवेश कर सकते हैं। तो तीसरा सही हो गया है। और इन्हें वैदिक तरलता अनुपात का भाग नहीं माना जाता। तो ये SLR आपने सुना होगा, बैंकों में होते हैं, ठीक है, तो बैंक भी जो है इनमें निवेश कर सकते हैं और SLR के रूप में, और इनको जो है अपने SLR में रख सकते हैं सरकार से खरीद के। तो बैंक क्या करते हैं कि सरकार से सोवरेन ग्रीन बॉन्ड खरीद लेते हैं अपने SLR के पैसों के बदले में, जिसपे ब्याज भी कमाते हैं, और सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है वो SLR के रूप में भी सरकार काउंट कर लेती है, ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो कितने सही निकले? 2 सही निकले हैं। स्टार्टअप उद्योग, आजकल स्टार्टअप का कल्चर है और बीच बीच में आता रहता है कि स्टार्टअप के बारे में चीज़ें चलती रहती हैं, के संदर्भ में हर कोई स्टार्टअप खोलता है, हर कोई बोलता रहता है कि उसने स्टार्टअप शुरू किया है, ठीक है। तो स्टार्टअप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के पास वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप के लिए दूसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। दूसरा नहीं है बल्कि तीसरा है। ये पहला जो है फैक्चुअली गलत है। सबसे बड़ा जो है अमेरिका के पास है और दूसरा जो है यूके के पास है, तो तीसरा भारत के पास है, ठीक है। भारत में अभी तक डेकाकॉन नहीं है। डेकाकॉन कौन होती है? वो स्टार्टअप जिनकी मार्केट वैल्यू 10 बिलियन डॉलर या फिर 10 अरब डॉलर हो गई है, उनको डेकाकॉन कहते हैं, ठीक है।
तो यूनिकॉर्न उनको कहते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन यानी $1 अरब हो गई है। तो यूनिकॉर्न तो बहुत सारे हैं भारत में, आपने सुना होगा अलग अलग फील्ड में, ठीक है। भारत में अभी तक डेकाकॉन नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि भारत में कई सारे डेकाकॉन हैं, जिनमें फ्लिपकार्ट, स्विगी, इस तरह के ये सब जो है डेकाकॉन है भारत के स्टार्टअप। अगर कोई स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत लाभ लेना चाहता है तो उसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने स्टार्टअप के लिए एक स्कीम निकाली, स्टार्टअप योजना, ठीक है। उसमें सरकार ने क्या किया कि जो स्टार्टअप्स हैं उनकी मदद की जाए ताकि वो बेहतर ढंग से चल सके। अगर उनको पैसे की जरूरत पड़े तो हम उनके लिए खड़े रहें, ठीक है, उनको आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके। लेकिन सरकार ने एक शर्त निकाली है कि केवल वही स्टार्टअप योजना का लाभ ले सकते हैं जिनका टर्नओवर मतलब एक साल में कारोबार, ठीक है, टर्नओवर जो है 100 करोड़ से ज़्यादा ना हो, उससे कम होना चाहिए। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक सही निकला है। शेल कंपनियां उन कंपनियों को कहते हैं जो बेसिकली पैसे की हेरा फेरी के लिए बनाई जाती हैं। वो कागजों पे तो उपलब्ध होती हैं, कागजों पे तो शेल कंपनियां होती है, लेकिन वास्तविक रूप से कहीं नहीं होती है। जैसे कि एक बड़ा कारोबारी मान लो यहाँ पे ए जगह पे रहता है और वो ये कहे कि उसकी कंपनी में इन्वेस्ट की जरूरत है, कहीं बी से वो कंपनी पैसा ले, ठीक है, बी जगह से, और दिखा दे कि बी जगह पे एक जो है कंपनी है, ठीक है, जबकि वास्तविक रूप से बी जगह पे कोई कंपनी नहीं थी। फायदा इससे ये होता है कि जो भी ब्लैक मनी होता है वो सब खप जाता है कंपनी के नाम पे, ठीक है। तो वे गैर कार्यात्मक फर्म है, यानी कार्य नहीं करती है। तो ये बात सही है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित किया गया है, इन्हें परिभाषित ही नहीं किया गया है, ठीक है, इनकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है कंपनी अधिनियम पर, ठीक है, और केवल ये पेपर पर ही होती है। तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो गया है। इन्हें अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लैक धन वगैरह मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है। पीछे शेल कंपनियां बहुत ज़्यादा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप समूह को लेकर, तब शेल कंपनियां बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी, ठीक है। तो दूसरा जो है वो सही हो गया। तीसरा, वे अनिवार्य से निजी तौर पर आयोजित फर्म है और अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से धन जुटा, तीसरा गलत है, ठीक है। तो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां भी इस तरह के काम करती हैं कई बार।